स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 26 सितंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे दो आर्टिकल का और दोनों ही आर्टिकल द हिंदू से रिलेटेड हैं। ऑल दो इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ आर्टिकल्स थे लेकिन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें एक आर्टिकल था मल्टीलैटरलिज्म को लेके, तो इसलिए मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं बायलैटरल रिलेशंस और मल्टीलैटरलिज्म को लेके। तो आज के जो आर्टिकल हैं उसमें पहला आर्टिकल है सॉफ्ट पावर का इशू है, और दूसरे आर्टिकल में जो है मिड डे मील स्कीम्स को लेकर कुछ चैलेंजेस हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। शुरुआत करते हैं आपका इस द हिंदू के आर्टिकल से, जो है आपका सॉफ्ट पावर। आप सभी जानते हैं सॉफ्ट पावर वर्ड को, आपने बार बार सुना भी होगा। क्या होता है सॉफ्ट पावर, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, किसी भी कंट्री की जो है एक एबिलिटी होती है कि कैसे जो है वो कन्विंस करेगा दूसरी कंट्री को कुछ काम करने के लिए। और सॉफ्ट पावर का मतलब है कि किसी को अट्रैक्ट करना या फिर इनकरेज करना कुछ अपने रिलेशन बनाने के लिए, इसी को जो कहते हैं सॉफ्ट पावर। और इसमें किसी भी तरह का कोएर्शन नहीं होता, ये बेस्ड होती है परसुएशन के ऊपर, नॉट अ कोएर्शन। इसका जो बेसिक वो है वो परसुएशन है, किसी को मनाना है, किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं आप कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ या फिर पॉलिसीज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये हैं, और तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं इसके जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, वो है कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ या फिर फॉरेन पॉलिसीज़, या फिर उसे पॉलिटिक्स भी पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ में जो है आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ आती हैं, इसमें पॉलिसीज़ लिखा है फॉरेन पॉलिसीज़। तो ये होता है आपका सॉफ्ट पावर। और अभी क्या है, पूरी दुनिया में छोटे छोटे जो नेशंस हैं वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्ट पावर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो राइटर कह रहे हैं इसमें, इस आर्टिकल में, वो ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी नेशंस का जो है बहुत इंटरेस्ट बन रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एलीट स्पोर्ट्स में, उन स्पोर्ट्स में जिसमें दूसरे देश जो है अच्छा खेलते हैं, अच्छा जो है आपका उनका परफॉर्मेंस है, और इसी एलीट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने से उनकी कोशिश है कि वो सॉफ्ट पावर का टैग जो है अटेन कर सकें। तो क्या कहना चाहते हैं, आगे चलते हैं। अभी जो है ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स है वो एक गोल्डन पीरियड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे जिसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी इंडिया ने, और उसके बाद बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए जिसमें फिर से आपका एक अच्छी परफॉर्मेंस दिया हमारे खिलाड़ियों ने दिखाई। एग्जाम्पल के तौर पे नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के प्लेयर थे, उन्होंने जैवलिन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। और कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022 हुए थे जो इंडियन एथलीट्स ने 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 मेडल्स जो हैं आपके गोल्ड के हैं। ये मेडल्स जो हैं केवल हमारे देश के लिए प्राइड का ही वो नहीं है, बल्कि ये डेमोस्ट्रेट करते हैं कि कंट्री की एक सॉफ्ट पावर है जिसको वो ग्लोबल स्टेज पे यूज़ कर सकती है अपने जियोपॉलिटिकल एंड्स को वो अचीव करने के लिए। अभी तक सर्वे के द्वारा ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ है जिसमें ये माना जा सके कि सॉफ्ट पावर को यूज़ करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन ऐसा मानना है बहुत सारे स्टडिंग प्रोफेसर्स का कि अगर कोई भी कंट्री अपने इसको स्पोर्ट्स को यूज़ करती है तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा उनकी नेशनल सॉफ्ट पावर पर। और इंडिया इसमें जो है अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, वहाँ दूसरे सभी इश्यूज़ नहीं हैं। तो इंडिया के लिए अच्छा मौका है कि वो अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करे दूसरे नेशंस के को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरे नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस सेटअप करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे चाइना ने जो है आपका अपनी सुपीरियरिटी को यूज़ किया है, अपने एलीट स्पॉट्स को यूज़ किया है ताकि पीपल टू पीपल रिलेशन बना सके बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। एग्जांपल के तौर पर मडागास्कर एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में है, और चाइना जो है ट्रेनिंग देता है मडागास्कर के एथलीट्स को स्विमिंग में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, एट्सेट्रा। इसके अलावा चाइना ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है केनिया के साथ, ताकि चाइना में जो रनर्स हैं वो ट्रेनिंग ले सकें केनिया के एथलीट से, क्योंकि केनिया के जो एथलीट्स हैं ऐसा माना जाता है कि उनकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, और लॉन्ग डिस्टेंसिंग रनिंग में जो है उनकी अच्छी खासी महारत हासिल है जिसे चाइना जो है इस्तेमाल करना चाहता है। और यही है आपका सॉफ्ट पावर, और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में। आगे चलते हैं। आगे जो है इंडिया के रिसेंट परफॉर्मेंस को दर्शाते हुए राइटर बताते हैं कि रिसेंटली जो इंडिया की मेडल टैली रही है टोक्यो ओलंपिक्स में वो 7 रही है, और वो अभी तक की सबसे हाईएस्ट भी है। लेकिन ये खुशी की बात है, लेकिन दूसरी दुख की बात ये है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन टू मेडल रेशो है वो लोएस्ट है। आप ये देखिए कि इंडिया जो है 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन का देश है,
और 1900 से लेके अभी तक हम केवल जो है ओलंपिक्स में 35 मेडल्स ही जीत सके हैं, जो दिखाता है कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है हमारी 1900 से लेके आज तक। इसकी वजह ये भी रही है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल एंगेजमेंट जो है स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं है, और हमारे इंडियन खिलाड़ियों को जो है कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है एलिमेंट्री और स्कूल लेवल पर। मतलब एक लोअर लेवल पे ही जो है अगर अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाए खिलाड़ियों को तो वो आगे चलकर बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते हैं। वहीं इंडिया ने जो है लॉन्च की थी सितंबर 2014 में एक स्कीम जिसका नाम था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे टॉप्स कह के भी जो है संबोधित किया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इंडियन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में। और इस स्कीम के तहत ऐसा डिसाइड किया गया था कि एक्स्ट्रा मनी असिस्टेंस दिया जाएगा, बेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल कोचेज़ द्वारा ट्रेनिंग की जाएगी इन खिलाड़ियों की जिनको सेलेक्ट किया जाएगा। और ग्रेजुअली इंडिया को जो है सक्सेस भी मिला और बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में इंडिया ने पहले से जो है बेहतर प्रूव अच्छा खेल के दिखाया है। 2016 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसे बोलते हैं 20 पॉइंट प्लान, और ये 20 पॉइंट प्लान जो है इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स के अंदर उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इस रिपोर्ट के अंदर खुल के ये बात कही गई थी कि इंडिया के अंदर एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है अर्ली स्टेज पे, ताकि एथलीट्स जो हैं अपने आप को नर्चर कर सकें और उस लेवल पे पहुंच सकें कि वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ मैच कर सकें। वहीं रिकमेंड ये किया गया था कि एफर्ट्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, रीजनल एकेडमिक्स बनानी ज़रूरी हैं, और स्टेट और नेशनल लेवल पे भी बहुत कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है कॉम्पिटेंट कोचेज़ को जो है अपॉइंट करना है, एडिक्वेट फंडिंग देनी ज़रूरी है, और स्टेट एकेडमिक्स में जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि बेहतर तरीके से जो है हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको एक्सपोजर मिले और वो बेहतर ट्रेनिंग जो है पा सकें। वहीं पार्लियामेंट में एक डिबेट के दौरान जो है ऐसा जो है रिप्लाई आया था जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है केवल 3 पैसा पर डे पर पर्सन यूज़ करता है स्पोर्ट्स पे। वहीं चाइना जो है 6.1 रुपीज़ पर डे पर पर्सन जो है यूज़ करता है स्पोर्ट्स में। तो आप देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया में कितना बड़ा फ़र्क है स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट को लेके। तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर 6.1 रुपीज़ पर डे पर पर्सन अगर इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली चाइना को जो है ट्रमेंडस रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही। वहीं इंडिया तो अभी जो है 3 पैसे पे ही पड़ा हुआ है, जो दर्शाता है कि बहुत ही ज़्यादा कम है अपने दूसरे काउंटर पार्ट्स के हिसाब से। दूसरा आप जानते हैं मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स। मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स क्या करते हैं, ये व्यूअरशिप क्रिएट करते हैं बिलियंस में। और मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे कोई कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए या आपका ओलंपिक गेम्स हो गया, ये जो है एक मौका होते हैं जहाँ जो कंट्री इनको कंडक्ट कराती है, ऑर्गेनाइज़ कराती है, वो अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती है दूसरे कंट्रीज़ को अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़ और ट्रेडिशन को दर्शाने के लिए। तो ये एक अच्छा खासा मौका होता है इस तरह अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल कर कर कुछ अच्छा करने का। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आपका क्लेम किया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स में जो टोटल व्यूअरशिप जो वॉच की गई है वो 3.05 बिलियन देखा गया है, वो जो कि 74% इंक्रीज़ हुआ है 2016 से। ये प्रूव करता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी का जो है इंडिया को भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करके इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हांस कर सके। वहीं इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो इन चीज़ों के लिए बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि पास्ट में आप देख सकते हैं कि हमने 2012 या 13 के आसपास कॉमनवेल्थ गेम्स को कंडक्ट किया था और वहाँ हम अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की जगह पूरी दुनिया में बदनाम हो गए थे इस बात के लिए कि हम लोग जो हैं इस तरह के मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स कराने के में इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन जो है आपका निकल के सामने भी आया था। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इस तरह से पॉलिटिक्स को जो है स्पोर्ट्स से अलग करें। और ये जो बहुत सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप समझिए कि बीसीसीआई है, बीसीसीआई में जो है आप जानते हैं कि अनुराग ठाकुर जो है बहुत समय तक वहाँ पे इन्वॉल्व रहे थे। उसके बाद शरद पवार भी जो है आपका वहाँ पे बीसीसीआई के चेयरमैन रहे। तो ये हमेशा जो है जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमेशा लीड कर रहे हैं आपका देखिए पॉलिटिकल प्लेयर्स। और जब तक पॉलिटिकल प्लेयर्स वहाँ रहेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ रहेंगे, तो पॉलिटिक्स जो है अलग नहीं हो पाएगी। तो बेहतर है ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फॉर्मर प्लेयर लीड करें ताकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है खेल के साथ और वो समझते हैं कि असली खिलाड़ी को चाहिए क्या।
तो इससे क्या होगा कि एक तो पॉलिटिक्स भी अलग हो जाएगी स्पोर्ट से, दूसरा जो फॉर्मर प्लेयर्स होंगे उनकी क्लोज अटैचमेंट होने के कारण वो अच्छा डिलीवर कर पाएंगे रादर कि जो आज के करंट पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। वहीं आगे चलकर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि कैसे वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री की स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को। फर्स्ट, इंडिया को जो है एमओयू साइन करने चाहिए उन नेशंस के साथ जिनका अच्छा खासा जिन्होंने आपका एक्सेल कर लिया है, जिन्होंने अच्छा खासा एक्सेल किया है दूसरे खेलों में, जैसे कि एक मिनट ये हाँ, उन कंट्रीज़ के साथ जो है एमओयू साइन करना चाहिए जिन्होंने जो है एक्सेल कर लिया है कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में। एग्जांपल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया और यूके। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है माइकल फेलिप्स, और माइकल फेलिप्स जो है पूरी दुनिया में जाने जाते हैं स्विमिंग के बेताज बादशाह, क्योंकि माइकल फेलिप्स ने हर ओलंपिक में बैक टू बैक ओलंपिक्स में जो है इतने गोल्ड मेडल जीते हैं जितने एक एक देश के एक पूरे खिलाड़ी भी नहीं जीत पाते। तो महारत हासिल है ऑस्ट्रेलिया और यूके में स्विमिंग की, इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया को जो है एमओयू साइन करने चाहिए ऐसी कंट्रीज़ के साथ ताकि हमारे प्लेयर्स को असिस्टेंस मिल सके स्विमिंग में और वो वहाँ अच्छी खासी ट्रेनिंग ले सकें। वहीं अगर रनिंग की बात आती है तो ज़रूरी है कि कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट्स किए जाएं अफ्रीकन जैसी कंट्रीज़ में, जैसे कि केनिया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि केनिया में जो है खिलाड़ियों की महारत हासिल है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए करना है तो हमें जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो है किसी तरह का एमओयू साइन करना चाहिए। और आप रिसेंटली एक एग्जांपल देख सकते हैं कि चाइना ने जो है इंडिया के असिस्टेंस की डिमांड की है ताकि वो इम्प्रूव कर सकें क्रिकेट अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बेहतरीन खिलाड़ी रहा है क्रिकेट में और चाइना जो है सॉफ्ट पावर को यूज़ करना चाह रही है इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंडली, जो टॉप्स है जिसके बारे में जो स्कीम है जो 2014 में लॉन्च की गई थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके अंदर कोई भी टारगेट नहीं है। गवर्नमेंट का कोई टारगेट नहीं है कि एक साल के अंदर कितने प्लेयर्स को नर्चर करना है, कितने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और कैसे इंप्रूव करनी है उनकी परफॉर्मेंस। तो वो कह रहे हैं कि एक प्रॉपर जो है आपका प्लान होना चाहिए, एक टाइम बाउंड मैनर में जो है काम होना चाहिए ताकि एक ऐसा टारगेट बनाएं कि एटलीस्ट 500 एथलीट्स तो हर साल जो है आपका ये बनाएंगे यहाँ से। तो तभी जो है एक टारगेट बेस्ड काम करेंगे तो ही जो है परफॉर्मेंस जो है बूस्ट मिल पाएगा, वरना तो फिर ये काम ढीला ढाला ऐसे ही रह जाता है। थर्ड है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। देखिए, अगर कोई कंट्री में खिलाड़ी जो है अच्छा खेलेंगे या वहाँ का खेल जो है ज़्यादा बढ़ेगा तो आने वाली फ्यूचर में जो नए बच्चे होते हैं उनका भी इंटरेस्ट उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक स्पोर्ट्स का पूरा एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर क्रिकेट में यही हुआ है कि वहाँ खिलाड़ी अच्छा खेले हैं और अच्छा खिलाड़ी खेले हैं तो उसके बाद जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं उनको, जो है क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं आज उनको अच्छा खासा एंडोर्समेंट्स मिलती हैं, वो 100 करोड़ की जो है आपका एडवर्टीजमेंट्स कर देते हैं, उनसे जो है प्रॉपर एक बूस्ट मिल रहा है और नई जनरेशन उनको रोल मॉडल की तरह देखती है, तो वो चाहती है उनके जैसा बनना। तो इससे होगा क्या, एक बड़ी मार्केट सेटअप हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी यहाँ पे आएंगे और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे, जिससे रिज़ल्ट यही होगा कि हमारी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में काम करे ताकि वो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, जैसा कि नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की ताकि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस जो है आपका 2 या 3 गुना जो है ज़्यादा बढ़कर देखी जा सके। तो यही है पूरा का पूरा सॉफ्ट पावर के बारे में जो बताया गया है कि कैसे जो है इंडिया यूज़ कर सकता है सॉफ्ट पावर को, अपने इसको स्पोर्ट्स को एज अ सॉफ्ट पावर में यूज़ कर सकता है और बेहतर पीपल टू पीपल रिलेशन बना सकता है अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका ओलंपिक मेडल्स भी लेके आ सकता है। अगला जो आर्टिकल है वो भी द हिंदू का ही है और वो बताता है कि मिड डे मील स्कीम में क्या हो रहा है। मिड डे मील स्कीम में कुछ केसेस आए हैं फूड रिलेटेड पॉइजनिंग के, और ये जो है फूड रिलेटेड पॉइजनिंग क्यों हुई है इसके कुछ सीएजी की रिपोर्ट्स के कुछ आपके ऑडिट भी हैं जिसमें बता रहे हैं कुछ रीजंस हैं कि क्यों ऐसा होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मिड डे मील है क्या। देखिए, मिड डे मील स्कीम जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है आपका स्कूल के अंदर जो होता है स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, और ये जो है आपका होता है क्लास 1 to 8 तक के लिए।
और प्राइमरी गोल जो है इसका, वो प्राइमरी गोल इस स्कीम का ये है ताकि स्कूल के अंदर इनरोलमेंट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ आके पढ़ें। ये स्कीम जो है आपका 1995 में जब लॉन्च हुई थी, तब इनिशियली जो है केवल फर्स्ट टू 5 क्लासेस के लिए था, लेकिन 2007 में जो है इसको फर्स्ट टू 8th के लिए कर दिया, अपग्रेड कर दिया गया और क्लास 8 तक जो है इसको लेके गए। इसके अलावा अभी जो 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने इस स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण भी रख दिया है। अब इसका नाम मिड डे मील स्कीम नहीं रहा है, इसका नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी फिर भी जो है ज़्यादातर कॉर्नर्स में जो है मिड डे मील स्कीम के नाम से ही जाना जाता है। तो मिड डे मील स्कीम के जो मेन फीचर्स हैं वो यही हैं कि 1 to 8 क्लास तक के चिल्ड्रन को जो है ये कैटर करता है। तो आगे जो है राइटर बता रहे हैं कि ये देखिए एक पूरा का पूरा डेटा दिया है जो बताता है, चार्ट दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है फूड पॉइजनिंग विक्टिम्स बढ़ रहे हैं। देखिए 2009 का यहाँ पे है और 2016 में कहाँ पहुँच गया था ग्राफ, और 2022 में भी अभी ये वो है, काफ़ी ऊपर है, इतना नहीं होना चाहिए था। वहीं ये बताया गया है कि कैसे, देखिए चार्ट के अंदर लिजार्ड जो है आपका खाने के अंदर मिली है वहाँ मिड डे मील स्कीम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कोई मिला है तो रैट मिला है, कॉकरोचेस मिला है, स्नेक मिला है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली इंटरव्यू में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मिड डे मील स्कीम्स में जो है आप ऐसा क्या करेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, या फिर आप क्या करेंगे एज अ डीएम। तो ये एक अच्छा खासा वो है। एथिक्स के पेपर में भी एज अ डीएम या कोई ऐसे आजकल क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वहाँ भी ये काम आ सकता है। देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं मिड डे मील स्कीम्स में वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और लास्ट 90 डेज़ में जो है 120 केसेस सामने आए हैं, स्पेशली स्कूल्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, जो कि हाईएस्ट हैं लास्ट 6 डिकेड्स में, लास्ट 6 ईयर्स में, ठीक है। और चार्ट जो है ऊपर वो ये दिखा रहा है कि कैसे जो है फूड पॉइजनिंग केसेस 2009 से लेकर 2022 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं मिड डे मील स्कीम की वजह से। और पूरा का पूरा आर्टिकल आगे चल के ये कहना चाह रहा है कि 12% ऑफ द विक्टिम्स हैं, जो पूरा जो खाना खाने के बाद जो विक्टिम्स हुए हैं उसमें 12% चिल्ड्रन जो हैं वो हैं जिनको बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि उनके खाने में लिजार्ड्स थी, यानी कि छिपकलियाँ थी, रैट्स, कॉकरोच, स्नेक्स, ये सब आपका देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा ये केसेस इस तरह के जो हुए हैं वो हुए हैं कर्नाटका में, उसके बाद उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो ये है आपका नज़रिया कि किस तरीके से जो है मिड डे मील स्कीम में आपका चल रहा है। वहीं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की कुछ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो है कुछ फ्लॉज हैं उनको जो है हाईलाइट किया गया है। उन्होंने बताया है सीएजी की रिपोर्ट में कि बहुत सारे रीजंस हैं लो स्टैंडर्ड्स ऑफ मिड डे मील की कारण, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंस्पेक्शन सिस्टम नहीं है तरीके से, इरेगुलर लाइसेंसिंग दी जाती है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, और जो फीडबैक मैकेनिज़्म तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फूड सेफ्टी कमिश्नर जो हैं स्टेट्स में, उनको फूड पॉइजनिंग केसेस के बारे में पता ही नहीं होता। स्पेशली आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो भी मैटर नीचे ग्राउंड पर हुआ है वो ऊपर तक पहुंचा ही नहीं, और इसलिए डेटा कभी कलेक्ट हो ही नहीं पाया फूड सेफ्टी कमिश्नर्स के पास। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी है कि डेटा ही कलेक्ट नहीं हुआ है तो बहुत सारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है, बावजूद इसके कि वो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से मील को प्रिपेयर करते जा रहे हैं। वहीं सीएजी की रिपोर्ट में ये भी देखने को मिला है कि 14,000 स्कूलों में जो है किचन शेड ही नहीं है, मतलब जो खाना बनता है वो खुले में बनता है, बिल्कुल ऊपर छत नहीं होती, और बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। और ऐसे में ये लाजमी है कि ऊपर छत नहीं होगी, खाना बन रहा है तो कोई छिपकली या कोई जानवर जो है उसमें घुस जाए या गिर जाए, तो ये एक जो है बड़ा ही जो है पैथेटिक कंडीशन है, और ऐसा खाना जो है हमारे देश के बच्चे खा रहे हैं। सीएजी ने अपना ऑब्जर्वेशन में ये भी बताया है कि जो एक रूल है वो रूल ये है कि जब बच्चों को खाना दिया जाता है तो उस खाने का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कम से कम जो है 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन जो फूड सर्व किया जाता है वो बिल्कुल भी हॉट नहीं होता। 65 डिग्री सेल्सियस तो बहुत दूर की बात है, और स्कूल्स के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि चेक किया जा सके कि टेम्परेचर है क्या। तो बिल्कुल ठंडा बासी 2-3 दिन का जो खाना है वो परोस दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही वो किसी तरह की शिकायत कर पाएंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स उनको खाना दे देते हैं। वहीं सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि इंस्पेक्शन जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और 80% इंस्पेक्शंस जो हैं कमी देखने को मिली है, स्पेशली
डिप्टी कलेक्टर्स द्वारा, और डिप्टी कलेक्टर्स ने आपका ये हवाला दिया है कि हमारे पास जो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, जिसकी वजह से हम जो है प्रॉपर इंस्पेक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकते। आगे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म नहीं है स्कूल के लेवल पे, और जो रिपोर्ट किया जाता है ये बताया जाता है कि जो फला फला बच्चा आपका बीमार हुआ है, उस रिपोर्ट को कोई एड्रेस नहीं करता और ना ही उसे इम्प्रूव करने की कोई दोबारा कोशिश की जाती है। इसके आगे चलते हुए लास्ट में ये भी बताया गया है सीएजी रिपोर्ट में कि जो लाइसेंसेस हैं जो इशू किए जाते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, ये लाइसेंसेस यूं ही इशू कर दिए जाते हैं, और इशू करने से पहले ये भी नहीं देखा जाता कि जहां वो खाना बनाएंगे, जिस प्रेमिसेस में वो खाना बनाएंगे, क्या वो इस लायक भी है कि वहाँ पे जो है खाना प्रॉपर बन सकता है या नहीं, या अनहाइजीनिक कंडीशंस हों या कैसी भी हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ जो इनकी अपने नेक्सेस हैं, उनके बेसिस पे इन्हें जो है लाइसेंसिंग मिल जाती है, और फिर ये जो है जैसा तैसा खाना भी देखिए बच्चों को परोस देते हैं। देखिए अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो पूरा का पूरा वे फॉरवर्ड में हम यही कहेंगे कि न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, अगर आप उसे एक प्रॉपर खाना नहीं देंगे बच्चों को, तो उससे होगा क्या, उसका जो है लेवल ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया के अंदर, और जिससे और भी चीज़ें हो सकती हैं। स्टंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो सामने आया है कि हमारे बच्चों का ग्रोथ ही नहीं होता है, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो उनका दिमाग कैसे विकसित होगा, उनके दिमाग जो है उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसलिए अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। बिलो 5 ईयर्स जो है आपका अच्छा खाना देना चाहिए बच्चों को, न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि फोर्टिफाइड फूड भी आपका दिया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चियाँ होती हैं, स्पेशली जो गरीब घरों में जो होती हैं, वो जल्दी ही जो है स्कूल को छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें अपने दूसरे काम करने होते हैं घर में, जैसे कि घर में जो है पानी लाना, या फिर उन्हें बहुत कई बार जो है सेक्रीफाइस कर देना पड़ता है स्कूल, ताकि उनके भाई जो है स्कूल जा सकें। तो इसलिए ये जो गर्ल्स अर्ली एज में छोड़ने वाली हैं स्कूल, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरह का न्यूट्रिशियस फूड देना, क्योंकि उनके पास जो न्यूट्रिशियस फूड लेने का टाइम है वो सिर्फ उनका वही बचपन है, जिस बचपन में वो स्कूल जाती हैं, 8वीं 7वीं 8वीं जब तक भी वो पढ़ती हैं, और वहाँ उस दौरान जो है मिड डे मील स्कीम जो है कंटिन्यू रहती है पर्टिकुलर स्कूल में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्पेशली वुमेंस के लिए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होगा वो वुमेन ही होगा, स्पेशली जो छोटी बच्चियां हैं वो होगा। तो ये जेंडर पैरिटी और जेंडर जस्टिस के उस पर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है ये बात। तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल, और इसी तरह के आर्टिकल को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।